न्यूज, दलित पीडित शोषित जनतेचा खनखनीत आवाज। नमस्कार, जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं वंश न्यूज चैनल। मैं स्नेह बेगम आपके लाइन में एक नई खबर। तो चलिए देखते हैं आज की खास खबर मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सजना मेश्राम है। मैं प्रॉपर कामठी में रहती हूँ। मैं पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई के साथ साथ मेरा जॉब चल रहा है। मैं पेशे से नर्स हूँ और इसके साथ साथ मैं आयुर्वेदिक का बिजनेस करती हूँ। मेरा काम है लोगों से मिलना, उनकी बीमारी देखना और उनकी बीमारी के ऊपर आयुर्वेदिक मेडिसिन देना। एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड है, उसके अंतर्गत मैं इस संस्था में काम कर रही हूँ। एज ए नेटवर्कर बोल के जानी जाती हूँ। मेरे सीनियर है मिस्टर आर के शाह सर, वो रायपुर में रहते हैं। उनके मार्गदर्शन पे हम इस काम को करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगी, मेरे टीम में एक विपिन नायडू नाम का व्यक्ति है, जिसके रेफरेंस से हम सदर में गए थे सुरेंद्र पोलकोनवार के तरफ। उन्होंने पहले जानकारी देख ली थी। जानकारी देखने के बाद उन्होंने डिसीजन लिया। उसके 2 दिन बाद उन्होंने मुझे कॉल करके बोला, मैडम आपकी मेडिसिन बहुत अच्छी है। मैंने सर्च किया गूगल पे, इसके बहुत अच्छे ओरिएंटेड रिजल्ट है। मुझे मेरे बच्चों की हाइट के लिए मेडिसिन चाहिए, तो आप प्लीज घर पे माल ला के दीजिए। मैंने बोला सर आप पेमेंट कर दीजिए, मैं आपको माल ला देती। उन्होंने बोला विश्वास रखिए, आप माल लेकर आइए, पेमेंट मैं आपको घर पर आने के बाद दूंगा। गारंटेड जो व्यक्ति था विपिन नायडू, उन्होंने बोला कि विश्वास लायक ये व्यक्ति है, आप मेडिसिन लेके चलते हैं, वो पैसा दे देगा। मेडिसिन लेके गए 4थे महीने में 4 तारीख को। टोटल उनका बिल बना था 13,000 समथिंग। 13,000 में से उन्होंने मुझे 6,000 ऑनलाइन पेमेंट दिया, बाकी का 7,677 रूपये वो मुझे बोले 2 महीने बाद दूंगा। बीच में जो गारंटेड व्यक्ति था उसने भी छाती ठोक के बोला कि मैं आपको पैसे दिला के दूंगा, बचपन का दोस्त है, लंगोटी यार है, आप निश्चिंत रहिए। उनकी बदौलत मैंने विश्वास किया। 2 महीने का व्यवहार उन्होंने 6 महीना लिया। 6 महीने में उन्होंने मुझे हर दिन बोला आप कल आओ, परसों आओ, दिवाली के बाद आओ, लक्ष्मी पूजन के बाद आओ, माता रानी के बाद आओ, हनीमून के बाद आओ, ये सब मुझे वो टहलाते गए। फाइनली मुझे भी पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत पड़ी है, जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है। मैं पैसे लेने के लिए परसों के दिन उनके घर पर गई, शाम को 6 बजे उनके घर पर गई तो 2 घंटा बहस चला कि आपकी मेडिसिन ऐसा है, फिर रिजल्ट नहीं आया, आपने ऐसा बोला, फिर ये हिसाब निकला, फिर इतना पेमेंट नहीं आता। ये सब उन्होंने मेरे साथ बर्ताव किया। मैंने बोली नहीं सर, दिवाली मुंह के ऊपर है, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे पीछे कोई नहीं, मुझे सपोर्ट करिए, आप पैसा दीजिए। बोले नहीं, पैसा दिवाली के बाद आना। मैं बोली नहीं सर, मुझे पैसा भी चाहिए, मैं लेके जाऊंगी। ऐसी कैसी बोली तेरी औकात, तुम जैसे नीच जात वालों की मार लोगी तो कोई औकात नहीं है बोले कि मेरे घर पे दहलीज पर आकर मेरे जब से पैसा निकालो। आखिर माताचोद बाबा साहब ने हमारे लिए किया क्या है बोले, तुम्हारी औकात नहीं है बोले। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब परमकुंज को गाली दी है। और दूसरी बात, उन्होंने जब मैंने अपनी आवाज ऊंची करी तो उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया। हाथ उठाने के पहले उन्होंने बोला कि मेरे से बदतमीजी से बात की, मुझसे माफी मांगो बोले, पैर पड़ो। मेरे बीवी से भी माफी मांगो बोले, मेरे 2 बच्चों से भी माफी मांगो बोले कि आपने उनको धमकी दी। मैंने धमकी नहीं दी थी, सिर्फ इतना बोला था जितने बार आऊंगी उतने बार पेट्रोल का पैसा लूंगी, क्योंकि मैं हवा में उड़ के नहीं आ सकती। पैर पड़ने के बावजूद, सॉरी बोलने के बावजूद भी, गिड़गिड़ाने के बावजूद भी उन्होंने मुझे पैसा नहीं दिया। बोले तुम जाओ बोले यहाँ से, ज्यादा फड़फड़ करी बोले तो यही पर तुमको अंदर कर। फिर आप थाने में आए, थाने का किस्सा बताइए। में आई मैं, जब मुझे उन्होंने थप्पड़ मारा तब मैं भागती हुई पुलिस चौकी के पास आई। वहाँ पे 2 लोगों को बताया कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, वो लोग आए तो वो उन पे चढ़ के बात कर रहे थे। तो 2 मेजर सर ने बोला पुलिस स्टेशन जाइए, वहाँ पे कंप्लेंट लिखवाइए। जब मैं यहाँ पे 9:30 बजे आई तो मुझे यहाँ पे ड्यूटी ऑफिसर व्यक्ति ने बोला कि इतने रात को, उनके शब्द मैं आपको बताना चाहूंगी, इतने रात को हम लोगों को तकलीफ नहीं दे सकते बोले। एक अनाथ लड़की कामठी से इधर आई है न्याय मांगने के लिए, कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए। मेरी कंप्लेंट नहीं ली, कल आप अपने हाथ से अर्ज लिख कर आना बोले, तब आपकी कंप्लेंट लेंगे बोले। तो ये मुझे बहुत खराब लगा। मैं उतनी रात को वापस गई कि कल आऊंगी। जब दूसरे दिन मैं 12 बजे यहाँ पर अपना अर्ज लेकर आई, अर्ज सबमिट किया, उसके बाद भी पुलिस स्टाफ में से किसी का कोई एक्शन नहीं था। जबकि मैं बोल चुकी हूँ कि मेरे साथ मारहान की है, बदतमीजी की है, व्यवहार गलत था, फिर भी कोई एक्शन नहीं था। मुझे ये तक नहीं पता कि मेरा केस किसके पास। अभी आपकी क्या मांग है? दूसरे दिन फिर मैं आई तो मुझे, सबसे बड़ी बात, मुझे रिसिप्ट कॉपी नहीं मिल रही थी। मैं सभी से पूछ रही मेरा केस किसके पास है, रिसिप्ट दीजिए, कोई देने को तैयार नहीं। सब बाहर है, बिजी है, सब एक के ऊपर एक केस ढकलते जा रहे। मेरा बस इतना कहना है, मेरे मौलिक अधिकारियों का हनन हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे पैसा तो मिल ही जाएगा लेकिन इंसाफ चाहिए। और जो मेरे साथ बदतमीजी की उसके लिए उन्हें पनिशमेंट होना चाहिए, कठोर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी मेहनत का पैसा मांगने गई थी। टाकला का त्यांनी तुम्ही त्या बयानमध्ये? हो, मी बयानमध्ये टाकलेला आहे की त्यांनी मला नीच जाति के मार लोगों बोले, तुम भेड़िया। आपको सहयोग जी नहीं, मेरा ऑब्जेक्शन ये है, ये मुझे पुलिस स्टाफ में से किसी का कोई कोऑपरेट नहीं मिला। एक के ऊपर एक सब ढकल रहे थे। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि कानून सुरक्षा हमारे नागरिकों के लिए और नागरिकों को कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। तो यहाँ का जो बिहेवियर था मुझे नहीं पसंद आया, मतलब वो मेरे फेवर में नहीं था। और मुद्दे की बात यह है, कल जब गुनहगार पीआई के कैबिन में आया तो पीआई उनको समझा रहे कि आपको ऐसा ऐसा करना है।
तो गुनहगार के साथ एक व्यक्ति आया था, नाम नहीं पता मुझे, पॉलिटिशियन था, वो मुझे बोल रहा था कि बेटा 7,000 का है, 2-3 हजार में लेके शॉर्ट आउट कर लो वरना आपको एक गलती बहुत भारी पड़ेगी। पिया के सामने मुझे उसने इस तरीके से धमकी दी। मैंने उसको रिटर्न में भी बोला कि आप पिया के सामने धमकी दे रहे हो। नहीं बोले धमकी नहीं दे रहा, बोले लेकिन आपको गलती भारी पड़ेगी, बोले बस इतना बोलना चाहता हूँ। बोले तो मुझे बहुत डर लग रहा है उसका कि वो मेरे साथ कुछ अनहोनी ना करे, क्योंकि मैं अकेली, मेरे पीछे कोई नहीं है। लेकिन नाम साथ देंगी तो बस नाम है मेरे साथ, ना जैसे बाकी मुझे बस इंसाफ। नागपूरमध्ये अतिशय दुर्दैवी घटना आणि लाजिरवाणा प्रकार घडलेला आहे। संजना मेश्राम नावाची ही पीडित मुलगी आहे, जिचा आयुष्याचा बराच काळ श्रद्धानंद पेठच्या अनाथ आश्रम मध्ये गेलेला आहे। ती दलित समाजाची आहे आणि सध्या आता ती मेडिसिनचा व्यवसाय करते। एका मंदिराच्या पुजाऱ्याला तिने औषध दिले, कारण त्या मंदिराच्या पुजाऱ्याच्या मुलींची उंची वाढत नव्हती, म्हणून उंची वाढवण्यासाठी काही औषध तिने त्यांना उपलब्ध करून दिले। त्यांनी कॉल करून ते औषध मागवले होते। 7,000 रुपये पेंडिंग होता बिल, तो अजूनपर्यंत त्या पुजाऱ्यांनी या मुलीला दिला नाही। थकबाकी मागायसाठी की आता दिवाळी सण आलेला आहे, माझी थकबाकी तुम्ही परत करा, तर ही त्यांच्या घरी ते पैसे मागायला गेली। तर त्या संबंधित पुजाऱ्यांनी हिला बेदम मारहाण केली। या मुलीचा डोळा सुद्धा सुजलेला आहे, ती स्वतः जाऊन मेडिकल करून आली। मारलं तर मारलं, त्या पुजाऱ्यांनी, पुजाऱ्याच्या बायकोनी या मुलीला जातीवरून अश्लील शिवीगाळ केली की तू नीच जात की है, तुम्हारी औकात ही क्या है, तू दलित है, तू महार है, असं म्हणून तिला शिवीगाळ सुद्धा केली तर केली। या मुलीला आपल्या कुटुंबातल्या सगळ्या लोकांचे पाय पकडून माफी मागायला लावली। त्या पुजारीनी स्वतःची पाय पकडून हिला माफी मागायला लावली, बायकोचे पाय पकडायला लावले, आपल्या मुलींचे पाय पकडायला लावले। एवढा अन्याय तिच्यावर केला, शिवीगाळ केली, जातीवरनं शिवीगाळ केली, मारहाण केली, डोळा फोडला। हे केल्यावर ही महिला जेव्हा इथे परवाला तक्रार द्यायला आली सकाळी 11 वाजता ही दलित मुलगी इथे तक्रार द्यायला येते। रात्री 11 पर्यंत ही इथेच बसली होती, 12 तास या पोलीस स्टेशन मध्ये बसली, परंतु तिच्या तक्रारीची दखल घेतली नाही। आणि सर्वोच्च न्यायालय म्हणते, संविधान म्हणतो की कोणती पीडित महिला जी जखमी आहे, जिच्या डोळ्याला एवढा मार लागलेला आहे, जी दलित समाजाची आहे, ती कोणती तक्रार घेऊन येते तर ताबडतोब त्या तक्रारीची दखल घ्यायला पाहिजे होती। अॅट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल करायला पाहिजे होता। तिच्या अंगावर हात टाकलेला आहे, धक्काबुक्की केलेली आहे त्या पुजाऱ्यांनी। इथे विनयभंग सुद्धा लागतो, जीवे मारण्याची धमकी आणि मारलं सुद्धा आहे फिजिकल, त्या सुद्धा कलमा लागतात। परंतु परवाच्या दिवशी तिला 10 तास इथे बसवून ठेवलं, परंतु तिच्या तक्रारीची दखल घेतली नाही, इव्हन रिसिव्ड कॉपी सुद्धा दिली नाही। काल मग परत ती 2 वाजता इथे आली, 2 वाजल्यापासून रात्री 9 पर्यंत इथे बसली होती आणि 9 वाजता साधारण एक एनसी करून पीआय साहेबांनी हिला देऊन दिली। म्हणजे एवढ्या गंभीर बाबचं तुम्ही एनसी करता, अदखल पात्र, म्हणजे दखल घ्यायसाठी काय मर्डर व्हायची वाट पाहता की खून व्हायची वाट पाहता की बलात्कार व्हायची वाट पाहता, कसली वाट पाहता तुम्ही अजून? म्हणजे फार दुर्दैवी बाब आहे। आणि आता सुद्धा पीआय साहेबांचं बोलणं इतकं एरोगंट होतं, इतकं ओरडून बोलत होते। अरे ओसी कॉपी द्यायला, एक्नॉलेजमेंट द्यायला आम्हाला अर्धा तास इथे मशागत करायला लागली आणि सगळ्या मीडियावाल्यांनी तुम्ही पाहिलं की लवकर आम्हाला एक्नॉलेजमेंट सुद्धा देत नव्हते। आम्ही कायदे पंडित इथे घेऊन आलो, कायद्याचे तज्ञ वकील साहेब घेऊन आलो, इथे 3-3 वकील हजर आहेत हायकोर्टाचे आणि डिस्ट्रिक्ट कोर्टाचे, तरी एक्नॉलेजमेंट देत नाही। विनयभंग का बरं लावला नाही? तिला मारला एवढा बेदम, त्या कलमा का नाही लावल्या? जातीवरून तिला शिवीगाळ दिली आहे, का त्या कलमा लावल्या नाही? आणि 2 दिवस 12-12 तास इथे बसवून ठेवलं। या पोलीस स्टेशनचे सीसीटीव्ही फुटेज मागवा की या मुलीची एंट्री इथे पोलीस स्टेशनला किती वाजता झाली आणि इकडनं ती बाहेर किती वाजता आली। मागणी काय आहे? ताबडतोब त्या पीडितेला न्याय मिळायला पाहिजे। आणि हा देश बाबासाहेबांच्या संविधानाने चालतो आणि ती बाबासाहेबांची लेक आहे। मी दलित आहे म्हणून तिला न्याय द्या असं म्हणत नाही। अरे कोणतीही पीडित मुलगी, ती महिलाही नाही, मुलगी आहे छोटी, कोणतीही पीडित मुलगी जर का न्याय मागायसाठी पोलीस स्टेशन मध्ये येते तर हे पोलीस स्टेशनची इमारत बांधली कशासाठी आहे? पीडितांना न्याय द्यायसाठी बांधली आहे ना, की लोकांना 10-10 तास इथे का बसवलं? 10 तासाची ट्रीटमेंट दिली का पोलीस स्टेशन मध्ये? 10 तास सलाईन लावली होती का हिला? खबर व विज्ञापन हेतु हम हमारे चैनल के मुख्य संपादक श्री
सिविल सर्विसिंग नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको यह खबर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।